किसी भी करियर ऑप्शन को चुनने के लिए आपका एम पहले से निर्धारित होना चाहिए जब आप स्टडी कर रहे हो उसी समय से, और आप अपनी स्टडी करते समय किस गोल पे आपने पहुंचना है उसको ध्यान रख के अपनी स्टडी को पूरा करना चाहिए। आप वेल डिटर्मिन्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ लेते हैं फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना है। आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ने और सीखने को लेके। आपके पास सिस्टमेटिक प्रिपरेशन, सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए। आपके पास एक कन्वीनियंट एंड सूटेबल टाइम टेबल भी होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जितने भी करियर ऑप्शंस हैं उन सबको हमने 12 मेन कैटेगरी में बांट के और उनकी एक लिस्ट बनाई हुई है। वो लिस्ट आपको करियर ऑप्शंस फॉर LLB इस नाम से जो सीरीज हमारी चल रही है उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मिल जाएगी। आज पार्ट 3 में हम जो सेकंड मेन कैटेगरी है जुडिशियल सर्विसेज उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जुडिशरी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, लोअर जुडिशरी एंड हायर जुडिशरी। लोअर जुडिशरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक आते हैं, और हायर जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं। सेशन जज उसी के इक्विवेलेंट कैटेगरी है, मगर जिस समय वही जज क्रिमिनल केसेस को डील करता है उन्हें हम सेशन जज के नाम से जानते हैं या सेशन कोर्ट के नाम से जानते हैं, मगर सिविल केसेस में वही कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से जानी जाती है। लोअर जुडिशरी में हर साल लगभग 70-80 हज़ार के आसपास कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, मगर उनमें से बहुत ही कम लोग सीरियसली इस एग्ज़ाम को लेते हैं। बाकी लोग तो क्योंकि उन्होंने LLB पास की है तो सोचते हैं कि चलो एक बार जुडिशियल सर्विसेज में अपीयर होकर देखते हैं भाग्य कैसा रहेगा, मगर मात्र भाग्य के आधार पर किसी मंजिल को अचीव नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए और वेल डिटरमिन्ड माइंड चाहिए, और शुरू से ही उसकी तैयारी की हुई होनी चाहिए, तभी कोई मंजिल आपको आसानी से मिलती है। वरना आप अनेक बार एग्ज़ाम देते हैं मगर उसमें आपको सफलता हासिल नहीं होती है। लोअर जुडिशरी में सिलेक्शन के लिए जो फॉर्मेट है एग्जामिनेशन का उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं और जिसका आपको आंसर करना होता है। जो कैंडिडेट्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर सक्सीड कर जाते हैं उन्हें मेंस एग्जामिनेशन लिखने का मौका मिलता है, और मेंस एग्जामिनेशन में कंसेप्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। उसमें आपको लीगल प्रिंसिपल्स और लॉ की पूरी क्लैरिटी होनी जरूरी है क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर उसमें आपको देने होते हैं। जो लोग मेंस को क्वालिफाई कर जाते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू में मेनली आपसे करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लीगल फील्ड से भी जो जनरल क्वेश्चन हैं जो बेस्ड हैं IPC, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट, और सिविल में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यवहार है, बोलने का तरीका है, आंसर करने का तरीका है, प्रेजेंटेशन है, उसको देखा जाता है। जुडिशियल ऑफिसर्स का जो कैरियर है वो स्टार्ट होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कैडर से, विच इज़ इक्विवेलेंट टू सिविल जज जूनियर डिवीजन। मगर बहुत से स्टेट्स में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो केवल ट्रेनिंग पर्पजेज और प्रोबेशन पर्पजेज के लिए ही यूज होता है। जब आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिलता है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का मिलता है, जो सिविल जज जूनियर डिवीजन का इक्विवेलेंट रहता है। जुडिशियल सर्विसेज में क्वालिफाई करने के लिए लैंग्वेज के पेपर्स भी रहते हैं जिनको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज के पेपर में अगर आप फेल होते हैं तो आपके लॉ सब्जेक्ट्स के जो पेपर्स हैं उसको देखा नहीं जाता या उनके नंबर्स को कंसीडर नहीं किया जाता। इसलिए लैंग्वेज को भी आप इम्पोर्टेंस दे के चलें। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए आपको न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ये दोनों जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लगभग जिस समय आपका एग्ज़ाम होता है उससे लगभग 1 वर्ष पूर्व के जितने भी न्यूज़पेपर हैं उन सबको और मैगजीन्स को जरूर आपने पढ़ना चाहिए। उसमें जो न्यूज़ आती हैं उन न्यूज़ में कौन व्यक्ति चर्चा में है, कौन सा देश चर्चा में है, कौन सा प्रांत चर्चा में है, इन सब को याद करके रखना चाहिए कि किस न्यूज़ से कौन सा प्रांत, कौन सा व्यक्ति, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा खेल जुड़ा था, उस खेल में किसने क्या अचीवमेंट ली, ये आपको जरूर ध्यान करना चाहिए। और हो सके तो एक नोटबुक तैयार करनी चाहिए, उसमें न्यूज़पेपर से लेके
ऐसी जानकारी, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो सकती है, उसको जरूर लिख के रखना चाहिए। लोअर जुडिशरी के एग्जामिनेशन में जाने के लिए आपको किसी तरह का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए एज एन एडवोकेट। बीसीआई का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास करने के बाद जब आप बार काउंसिल के मेंबर हो जाते हैं और आपके पास मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज होती है, तब आप लोअर जुडिशरी के एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद जो सब कैटेगरी है वो है हायर जुडिशरी और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। यदि आप किसी भी कारण से लोअर जुडिशरी में सक्सीड नहीं हो पाते हैं, या आपको लगता है कि मुझे पहले प्रैक्टिस करके पूरा अच्छी तरह से एक्सपीरियंस गेन कर लेना चाहिए और जुडिशियल सर्विसेज में बाद में जाऊंगा, तो जब आपके 7 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट कंप्लीट हो जाए तो आप हायर जुडिशरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसके जो स्क्रीनिंग टेस्ट है या उसके जो एग्जामिनेशंस है उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। और अंडर आर्टिकल 233 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हायर जुडिशरी की पोस्ट को फिलअप करने के लिए लोअर जुडिशरी से प्रमोशन के आधार पे फिलअप होती है। 25% कोटा एक्सक्लूसिवली ईयर मार्क्ड है फॉर एडवोकेट्स। तो एडवोकेट्स जिनकी 7 साल की प्रैक्टिस है वो डायरेक्टली भी हायर जुडिशरी में जा सकते हैं। वो करियर ऑप्शन भी आपके लिए खुला है। तो इसलिए एलएलबी करने के बाद ये आवश्यक नहीं कि आपको तुरंत ही एग्जामिनेशन में बैठ कर जुडिशरी में एंट्री लेनी है। आप रुक कर भी हायर जुडिशरी में जा सकते हैं। उसके बाद जो सब कैटेगरी है वो है जैग एंट्री। जैग का मतलब है जज एडवोकेट जनरल फॉर मिलिट्री सर्विसेज। द पोस्ट ऑफ जैग और जज एडवोकेट जनरल इन इंडिया इज हेल्ड बाय मेजर जनरल हु इज लीगल एंड जुडिशियल चीफ ऑफ द आर्मी। The Judge Advocate General is assisted by a separate JAG branch which consists of legally qualified army officers. JAG entry के लिए eligibility criteria है candidate must be between age of 21 to 27 years and candidate should have minimum 55% aggregate marks in LLB degree. अब हम आते हैं method of selection for JAG entry. Shortlisting of candidate will be done by recruiting Directorate and Integrated HQ of MOD, Ministry of Defence. Final decision will be taken by DG Recruiting और shortlisting के बाद SSB जो है वो उसके इंटरव्यू कंडक्ट करती है। जैग एंट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहिए जो है www.joinindianarmy.nic.in। सिलेक्शन प्रोसेस की 2 स्टेजेस हैं। सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को स्टेज 1 पार करनी होती है जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ऑन फर्स्ट डे ऑफ द रिपोर्टिंग एट सिलेक्शन सेंटर। सेकंड स्टेज है जो केवल सिलेक्टेड इनवाइटेड कैंडिडेट्स के लिए है, वो है साइकोलॉजी, जीटीओ और पर्सनल इंटरव्यू। जो कैंडिडेट एसएसबी के इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हैं उनको फिर मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है जिसको मेडिकल बोर्ड कंडक्ट करता है। इससे अगली सब कैटेगरी हमने बनाया है जुडिशियल मेंबर्स इन वेरियस ट्रिब्यूनल्स एंड कमीशंस। ट्रिब्यूनल्स में भी आईटीएटी यानी कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलएटी सीएटी यानी कि कैट, एएफटी यानी कि आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल और कमीशन स्टेट कंज्यूमर कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन जो पहले फॉरम होता था अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहने लगे उसको। ट्रिब्यूनल्स और कमीशन में जुडिशियल मेंबर के रूप में रिक्रूटमेंट लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं जब आप 10 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेते हैं एज एन एडवोकेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलएलबी पास करने के बाद आप लोअर जुडिशरी के लिए एलिजिबल हैं, उसके 7 इयर्स के बाद आप हायर जुडिशरी के लिए एलिजिबल हैं, उसके 10 इयर्स के बाद आप ट्रिब्यूनल्स या कमीशन में बतौर जुडिशियल मेंबर्स के लिए एलिजिबल हैं, हाई कोर्ट के जजेस के रूप में एलिवेशन के लिए भी आप एलिजिबल हैं। अगली सब कैटेगरी हमने बनाया है हाई कोर्ट जजेस। कॉलेजियम ऑफ हाई कोर्ट जजेस प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर प्रपोज टू बी एलिवेटेड टू हाई कोर्ट एज ए जज। हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति है या एलिवेशन है वो 2 स्ट्रीम से होता है। एक तो प्रमोशनल बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट जज को प्रमोट करके या उनको एलिवेट करके हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति मिलती है, और एक डायरेक्ट एंट्री भी है जो एडवोकेट्स के लिए है विच इज अंडर आर्टिकल 217 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें आप डायरेक्टली 10 ईयर की प्रैक्टिस करने के बाद आप डायरेक्टली
एलिजिबल हो जाते हैं हाई कोर्ट के जज के रूप में एलिवेट होने के लिए। मगर शर्त यह है कि कॉलेजियम आपके नाम का अनुमोदन करे और उसको सरकार के पास भेजे। सरकार फिर वो नाम आने के बाद उस पर इंक्वायरी करती है, उनका नाम कॉलेजियम के मेंबर से एक मत होके और फिर उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया जाता है फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए। सुप्रीम कोर्ट में भी एलिवेशन का लगभग वैसा ही प्रोसीजर है जैसा हाई कोर्ट में है, यानी कि एक लॉ ग्रेजुएट के लिए अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती। जीवन के किसी भी पड़ाव में कितने भी साल के बाद उसके लिए करियर ऑप्शंस बने रहते हैं। अगली सब कैटेगरी में हमने रखा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, या जिसको हम कॉमनली गवर्नमेंट प्लीडर भी बोल सकते हैं, उनको रखा है। अगर आपको लगता है कि जुडिशल सर्विसेज आपके लिए उतनी ठीक नहीं है और आप एडवोकेट ही रहना चाहते हैं मगर सरकारी, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी भी खुली हुई है। इसमें समय समय पे डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। उन एग्जामिनेशन को पास करके आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर या डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जिसको हम कॉमनली गवर्नमेंट प्लीडर्स बोलते हैं, उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। गवर्नमेंट प्लीडर में भी दो कैटेगरी हैं, एक तो परमानेंट कार्डर है और एक है टेम्परेरी कार्डर। डिपेंडिंग ऑन नीड्स हर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट टेम्परेरी गवर्नमेंट प्लीडर्स की नियुक्ति करती है, जो पीरियोडिकल नियुक्ति होती है। गवर्नमेंट प्लीडर के एग्जामिनेशन में जाने के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्टेट, 50% टू 55% LLB में इतना आपका स्कोर होना चाहिए और एज लिमिट भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रहती है। इसके बाद की सब कैटेगरी है लॉ ऑफिसर्स। लॉ ऑफिसर्स मिनिस्ट्रीज में भी हो सकते हैं या जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी लॉ ऑफिसर्स हो सकते हैं। और पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे आपके हिंदुस्तान पेट्रोलियम हुआ, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उन कंपनियों में भी आप बतौर लॉ ऑफिसर आप जा सकते हैं, क्योंकि सभी मिनिस्ट्रीज में और जितने भी PSUs हैं उनका अपना एक लॉ डिपार्टमेंट रहता है। इसके अलावा बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी में भी परमानेंट कैडर वो रखते हैं। सीनियर लेवल पे बैंक में और इंश्योरेंस कंपनी में भी लीगल डिपार्टमेंट होता है, हालांकि ब्रांच लेवल पे नहीं होता है। ब्रांच लेवल पे वो काम देते हैं अपने पैनल लॉयर्स को। ब्रांच लेवल पे उनके पास एक लिस्ट होती है जिसमें प्राइवेट एडवोकेट्स को अपने पैनल पे रखते हैं और जब भी कोई लिटिगेशन अराइज होता है तो पैनल काउंसिल के थ्रू ही वो कोर्ट में प्लीड करते हैं। इसकी अगली सब कैटेगरी है प्राइवेट कंपनीज एंड कॉरपोरेट हाउसेज के लीगल डिपार्टमेंट। इसमें सबसे जो मुख्य बात है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जितना वास्ट नॉलेज आपको सरकारी जॉब में जाने के लिए होती है उतनी ज़्यादा वास्ट नॉलेज होने की आवश्यकता नहीं है, मगर आपको स्पेसिफिक नॉलेज होने की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस सेक्टर से जुड़ी हुई प्राइवेट कंपनी है, जैसे रियल एस्टेट की कंपनी है, तो आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, जितने भी उनके कंप्लायंसेस हैं, वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वही आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं। या कोई कंपनी FMCG से जुड़ी हुई है तो जितने भी फूड लॉज हैं, फूड से जुड़े हुए, फूड अडल्ट्रेशन टाइप या वेट्स एंड मेजरमेंट्स एक्ट है, और कॉमनली सारी कंपनियों में 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इससे जुड़े हुए केसेस तो होते ही हैं और सिविल रिकवरी के केसेस भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना होता है जब आप प्राइवेट कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाते हैं। देखने में ये आया कि बहुत से कैंडिडेट बिना तैयारी के ही इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं और फिर बाद में आके पछताते हैं कि मैं बहुत कंपनियों में गया मगर मेरा कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपकी अप्रोच ठीक नहीं थी। आप अगर अपनी अप्रोच ठीक रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर मिलता है। इसके बाद की जो सब कैटेगरी है वो है कोर्ट मास्टर्स एंड कोर्ट क्लर्क्स। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में जो कोर्ट मास्टर्स होते हैं, जो कोर्ट को असिस्ट करते हैं, वो सभी लॉ ग्रेजुएट ही होते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लाइब्रेरियन की जो पोस्ट होती है उसमें भी उनका जो डिजायरेबल रहता है वो लाइब्रेरी साइंस में डिग्री होने के साथ साथ LLB भी उनका डिजायरेबल रहता है, तो वहाँ पे भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने LLB पढ़ी है तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं जॉब के लिए। आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, अलग अलग एज में अलग अलग रास्ते आपके लिए खुलते जाते हैं करियर के लिए। आज तक हमने 4 जो मेन कैटेगरीज हैं आउट ऑफ 12 करियर ऑप्शन कैटेगरीज, उनमें से 4 को कवर कर लिया है।
इसके बाद जो रिमेनिंग है उन पे 2 या 3 वीडियोस में उन सबको हम कवर कर लेंगे और आप तक लेके आएंगे। आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पोस्ट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप बिना मिस किए हर वीडियो को देख पाएं और आपके करियर अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें। धन्यवाद।